बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप जमहूर की आवाज़ देख रहे हैं M2M उर्दू पर। आज हमारे मेहमान हैं जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात, मरकज़ी तर्जमान जनाब असलम गौरी साहब। उनसे साल 2024 जो गुज़रा उस पर बात, आने वाले साल 2025 की तवक्कुआत, उस पर गुफ्तगू करेंगे और उसके साथ साथ जो इमरान खान और JUI फ़े के दरमियान खट्टा मीठा चल रहा है, कभी खुशी कभी गम, तारारम भी हो रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि नतीजा क्या निकलेगा। क्या फिर मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात के लिए जाएंगे, इमरान खान से अडयाला जेल में मिलने के लिए जाएंगे? जब पहले PDM की हुकूमत थी, मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का हिस्सा थे और अच्छा खासा हिस्सा थे, अब क्यों नहीं है? फिर उसके बाद क्या इमरान खान 2025 में भी जेल में रहेगा या बाहर आ जाएगा? 26वीं आईनी तरमीम PTI को ऑन बोर्ड लेकर की गई, लेकिन तनकीद होती रही। तो ये तमाम मौज़ूआत है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असलम गौरी साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो साल 2024 गुजरा है, इसको आप कैसे देखते हैं और साल 2025 से जो आपकी तवक्कुआत और उम्मीदें हैं वो क्या हैं? देखिए, जो हमारा ईस्वी 2024 साल गुजरा है, उसमें आपको पता है कि पूरा साल ही पॉलिटिक्स के अंदर एहतजाज और इस किस्म के रहे हैं। और मैं समझता हूँ हुकूमत भी जो इन्हीं की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो रही है, जो उसको काम करना था वो ना कर सकी। और कुछ हमारे हुक्मरानों की भी गलतियाँ होती हैं, वो भी अपने लिए खुद मसाइल ज़्यादा बना लेते हैं, खुद पैदा कर लेते हैं। तो 2024 तो पूरा इसी तरह के एहतजाजों में गुजरा है और हम 2025 से हम बड़ी तवक्को रखते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान से खुसूसन जो अमन व अमान का मसला है, पूरे मुल्क का एक बड़ा ही ख़तरनाक मसला है जो बलूचिस्तान और KPK में इस वक्त चल रहा है, और कुर्रम समेत, और ये इंतहाई ख़तरनाक है। इसको ठीक करना होगा, वरना हमें पता है कि अंदरूनी अनासर को भड़का कर बाहर गैर ममालिक में जो इस वक्त आपको पता है लीबिया, शाम और दूसरे ममालिक में जो कुछ हुआ है, अंदरूनी अनासर से काम लिया जाता है। इसी तरह मैं समझता हूँ इसके बाद नंबर 2 पे अगर हम देखें तो हुकूमत मईशत की तरफ तवज्जो दे। मईशत इस मुल्क की बहुत ही ख़राब हो चुकी है और उसकी मेन वजह वही अमन व अमान है। नंबर 3 पे अगर हम देखे जाएँ तो हमारे सेहत का मामला बहुत ख़राब है और खुसूसन बहुत से हमारे देही इलाकों में हॉस्पिटल नहीं है, बीमारियाँ आम हो चुकी हैं और ऐसी ऐसी ख़तरनाक बीमारियाँ जिन पे हम गरीब आदमी तो इलाज नहीं करवा सकता, क्योंकि उनको इनिशियल स्टेज पे मेडिसिन नहीं मिलती, इनिशियल स्टेज पे डॉक्टर नहीं अवेलेबल, तो उसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। और आखिरी नंबर 4 मैं समझता हूँ ये 4 प्रायोरिटी हुकूमत रख ले। और नंबर 4 जो वो है वो तालीम है, एजुकेट करे कौम को। इस वक्त हमारे एजुकेशन के अदारे बिल्कुल तबाह हुए पड़े हैं, कोई तालीम नहीं हो रही, बच्चे बहुत परेशान हैं। तो मैं समझता हूँ माँ बच्चों के वालिदैन परेशान है, तालीम इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर चली गई है। तो गवर्नमेंट को इस सिलसिले में इन सेक्टर पर खुसूसी तवज्जो की फौरी तौर पर ज़रूरत है। अच्छा जी, अमन व अमान की आपने बात की, तो इसमें जो पाक फौज का किरदार है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? हमारे सिक्योरिटी के जो इदारे हैं बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अफसरान कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मुसलसल दे रहे हैं, लेकिन जो अमन व अमान के हवाले से आपका नुक्ता नज़र है वो क्या है? देखिए, हमारी पाक फौज का किरदार तो ये है कि हमारा दिफा उनकी ज़िम्मेदारी है। दिफा, मुल्क का दिफा इस वक्त बहुत ही अहम है और मैं समझता हूँ कि उस पर उनका किरदार बड़ा अहम है। जहाँ तक रह गया दोनों सूबों में, तो हम ऐसा लग रहा है कि दोनों सूबों में मेरी फ़ौज और अवाम आमने सामने हो रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ फ़ौज को और अवाम को, चाहे वो दहशतगर्दी के लेवल में हूँ, चाहे अलहदगी पसंद के लेवल में हूँ, डायरेक्ट फ़ौज को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हमारे दूसरे अदारे जो हैं उन अदारों से काम लेना चाहिए। इस तरह से फिर अगर फ़ौज और अवाम, उन लोगों के दरमियान में एक नफ़रत की खलीज जो है बढ़ती जा रही है, ये फिर आगे जाके हमारे लिए तशवीशनाक और ख़तरनाक हो जाएगी। और इसलिए फ़ौज हमारी आंखों का
पलकें हैं, आंखों के तारे हैं, और उनके अलावा तो हमारा मुल्क का गुजारा नहीं, दिफा उन्हीं के कंट्रोल में सारा कुछ हो। इस वक्त सबसे अहम मसला, ये भी एक अहम मसला है कि मुल्क को चारों तरफ से इस वक्त इस्लामी कंट्रीज के ऊपर यूरोप ने और जो अमेरिका ने अपना तसल्लुत किसी न किसी तरीके से जमाया है, और पाकिस्तान की तरफ चूंकि एक एटमिक कुव्वत है और इसकी तरफ भी बड़ी गहरी नज़रों से जायज़ा ले रहे हैं और इसके बारे में अपनी कोई ना कोई अंदर खाना साजिश कर रहे हैं। तो इस वक्त फौज का किरदार तो बहुत ही अहम है और अहमियत का हामिल है। अच्छा गौरी साहब, एक मखसूस सियासी जमात चले तहरीक इंसाफ जिसका नाम है, वो फौज और अवाम में जो खलीज कम करने की बजाय उसको मजीद बढ़ावा दे रही है, इजाफा कर रही है। तो क्या सियासी जमातों को नहीं चाहिए कि वो इदारों का जो किरदार है उसके ऊपर सियासत ना करें, उसमें तफरीक और तकसीम की बजाय इदारों की मजबूती में किरदार अदा करें? देखिए, उसमें कुछ शिकायत सियासी जमातों को भी हमारे अदारों से हैं कि वो अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, और उनको भी अपनी लिमिट के, देखो आईन पाकिस्तान के अंदर हर अदारे को एक अख्तियारात दिए गए हैं और बड़ा सोच समझ के हैं और सब उस पर मुतमईन हैं, और आईन पाकिस्तान ही वाहिद मिसाक है हमारे दौरान के तमाम पार्टियां उसके ऊपर मुतफिक हैं, तो वो एक मुल्क की वाहिद मिसाक है। तो उसके अंदर बड़े अख्तियारात हैं आर्मी के पास भी, अदारों के पास भी, और उनको अख्तियारात को वो इस्तेमाल कर सकते हैं और कर रहे हैं। लेकिन जब वो अख्तियारात से बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और फ़ायदा उठा के आवाम और उनके दरमियान में एक फासला कायम करने की कोशिश करते हैं। मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि अगर हुकूमत खुद सामने आए और हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों का मुजाहरा करे, जैसे आपने 26 का वाक़या बताया, 26 मई का, तो अगर ये वाक़या अगर देखा जाए, हुकूमत खुद फ्रंट पे आती, फ़ौज को क्यों आगे करती है, खुद आए, फौज के पास लॉ एंड ऑर्डर की बहुत सी एजेंसियां हैं, उनके ज़रिए क्यों नहीं काम कर सकते। दूसरी बात यह कि यहाँ तक बात जाती क्यों है, आप उनको एंगेज क्यों नहीं करते, आप उनको अपने साथ मुज़ाकरात में एंगेज क्यों नहीं करते, यहाँ तक ले जाते क्यों हो कि आपको भी 2200 कंटेनर लगाने पड़े और उनको भी ऐसा लगे कि वो हमलावर हो रहे हैं। तो ये सूरत तो हुकूमत का, देखिए हुकूमतों का काम होता है अपोजिशन को संभालना और उनको एहतजाज के मौके ना देना। अगर हुकूमत खुद ही ऐसे हालात पैदा करेगी तो मामला कहीं और तरफ चले जाते हैं। जी जी जी, ठीक। अच्छा, जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसमें पीटीआई ऑन बोर्ड थी, लेकिन कौन साहब इसके बावजूद पीटीआई का जो एक मखसूस ग्रुप था वो मौलाना पर हमला आवर था, तनकीद भी कर रहा था। तो इसकी जो है वो क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, असल में कुछ लोगों के दिल का गुबार होता है, वो और तो नहीं। असल में वहाँ इस वक्त केपीके में जो लोग मौलाना पर तनकीद कर रहे हैं, मौलाना ही वहाँ पर उनकी अक्सरियत है और मौलाना वाहिद तौर पर कहते हैं और सब इकरार भी कर रहे हैं इस वक्त। वो लोग भी इकरार कर रहे हैं जिन्होंने हमारा मैंडेट चुरवा के इनको दिया है, वो भी कहते हैं कि नहीं, आपका राइट बनता था, गलतियाँ हुई हैं और ये आगे नहीं होनी चाहिए। हम मानते हैं सब लोग, तो मैं समझता हूँ उनके दिल में तो वो है। बाकी रह गया 26वीं तरमीम। 26वीं तरमीम की जनाब 56 में से 34 क्लासेस हमने पीटीआई के मशवरे के साथ डिलीट करवाई हैं और एक एक क्लास हमने बड़ा सोच समझ के कराई, और पीटीआई की अहम टीम थी उसमें, तमाम वकला, मुल्क के नामवर वकला जो पीटीआई की टीम में शामिल थे वो थे, उसमें चेयरमैन था पीटीआई का और इस तरह जनरल सेक्रेटरी थे। तो ये सब लोग हमारे साथ एक एक चीज़ पे ऑन बोर्ड रहे हैं। इवन के पास जिस वक्त हम सेनेट के अंदर वोट कास्ट करने जा रहे थे उस वक्त आखिरी टाइम तक ये लोग हमारे साथ ऑन बोर्ड थे और वहाँ भी उन्होंने जाके हमारे किरदार की तारीफ की है। तो मैं समझता हूँ कि हमने तो बहुत बड़ा इस मुल्क के ऊपर एहसान किया, पीटीआई पे तो कोई एहसान नहीं किया, वरना आज वो फौजी अदालतें जो बन रही थी, अगर वो बन जाती तो बहुत मामला इस मुल्क के ख़राब होते। अल्लाह ने करम किया कि हमने सब ने मिलकर मुश्तरका तौर पर, हुकूमत भी बात को समझी और जो अपोजिशन ने भी मामला को टैकल किया सही तरीके से, और मौलाना साहब ने ब्रिज का किरदार अदा किया। एक बहुत बड़ा मसला इस मुल्क के आइन के साथ जो खिलवाड़ होने जा रहा था उसको बचाया। मुज़ाकराती कमेटी, ये बताइएगा कि ये जो मुज़ाकराती कमेटी है इसमें मौलाना को क्यों नहीं शामिल किया गया? हुकूमत ने जो कमेटी बनाई है उसमें तो इत्तेहादी जमातों को शामिल किया गया है, तो अगर मौलाना अपोजिशन में हैं जैसा कि वो कहते हैं तो उनको अपोजिशन ने अपनी कमेटी में शामिल क्यों नहीं किया? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त मामला पीटीआई और हुकूमत के दरमियान में, अपोजिशन और पीटीआई के दरमियान में नहीं है। जिन हजरात का आपने नाम लिया वो किसी न किस तरह पीटीआई का हिस्सा हैं। दूसरा, पीटीआई ने एक इत्तेहाद भी बनाया था और जिसके सरबराह महमूद खां चकधरी साहब थे, हम उस इत्तेहाद का भी हिस्सा नहीं थे, नाम से मुशावरत की बनाते हुए नाम उस इत्तेहाद का हिस्सा थे। तो मैं नहीं समझता कि इसमें हमें होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि अगर दोनों फ्रीकैन हम पे एतमाद करें तो हम बेहतरीन एक सालिस का किरदार मौलाना फजल रहमान साहब अदा कर सकते हैं मामला को बेहतर करने के लिए। लेकिन ये कि हम एक फरीक बन के एक पार्टी की तरफ से बैठ के दूसरी से मुज़ाकरात करें,
میرا خیال یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہوگا. اس میں چونکہ ڈائریکٹ پی ٹی آئی فریق ہے، مسائل بھی پی ٹی آئی کے ہیں اور پی ٹی آئی اور گورنمنٹ آپس میں بات کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کو کرنی چاہیے، لیکن ہمارا کردار وہیں شروع ہوتا ہے جہاں ہمیں ثالث کا رول دیا جائے گا. اچھا، کیا مولانا کو اگر اجازت ملتی ہے تو وہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں جا کر ملاقات کریں گے؟ میرا خیال ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، اور ایسا عجیب و غریب سا معاملہ ہے. وہاں ہم کیا بات کریں گے ان سے، خان صاحب سے؟ پہلے بات میرے اپنی ذاتی رائے کی بات آپ نے کی ہے، تو ہم وہاں بات کیا کریں گے؟ اب وہ جگہ ایسی سکور تو نہیں ہوتی کہ جہاں بیٹھ کے ہم آپس میں دو آدمی بات کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کی جگہ ہے اور پھر ان کے زیر تسلط ہے اور سب کچھ انہیں کا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں، خان صاحب دوسری پارٹی کے ہیڈ ہیں، تو ان دونوں کے درمیان میں پہلے ایک معاملہ تو طے ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، وہاں کیوں جا رہے ہیں. فوٹو سیشن تو نہیں ہے اور شاید فوٹو سیشن کی پرمیشن بھی وہاں نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اگر جانا ہے، ملنا ہے، پہلے بات تو یہ کوئی سنجیدہ سے ابھی تک ہمیں دعوت نہیں ہے، کوئی سنجیدہ دعوت نہیں ملی ہے. اگر کوئی سنجیدہ دعوت ملے گی غور و خوض کریں گے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے وہاں ٹی آر او کیا ہوں گے. دونوں پارٹیاں طے کریں گے کن معاملات پہ ہم نے بیٹھ کے بات چیت گپ شپ کرنی ہے، وہاں پر مذاکرات ہوں گے. لیکن اس کے لیے میری پارٹی کے مختلف فورم طے کریں گے کہ مولانا صاحب خود جائیں گے یا ہماری کوئی ٹیم جائے گی. جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ پی ڈی ایم میں تو آپ ساتھ تھے، روح رواں تھے، اچھا خاصا کیبنٹ میں آپ کا حصہ تھا، لیکن ابھی آپ ساتھ نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم نے 2018 کے انتخابات کے خلاف تحریک چلائی تھی، اور یہ تھا کہ الیکشن جعلی الیکشن ہے، درست الیکشن نہیں ہوئے. نون لیگ بھی ہمارے ساتھ تھی، اور یہ اپنا اس وقت پی ٹی آئی حکومت میں تھی، نون لیگ ہمارے ساتھ تھی، پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ تھی. ہم سب نے ملا کے اپوزیشن پارٹیوں کو ملا کے اتحاد بھی بنایا. گو کہ گراؤنڈ پہ میں تھا، میری پارٹی تھی، ہم لوگ تھے، ہمارے ورکر تھے. ہم نے ان سب کو ساتھ ملا کے ایک مشاورت کے حد تک ان کو ساتھ رکھا اور پی ڈی ایم بنائی اور چلایا. لیکن ہمیں گلا یہ ہے کہ 2024 میں اس سے بدتر انتخابات ہوئے ہیں، اور اب وہ پی ٹی آئی جو 2018 کے انتخابات کو کہہ رہی تھی کہ بہت ٹھیک انتخابات ہیں، اب 2024 کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے انتخابات صحیح نہیں ہے، اور خود پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے، خود نون لیگ بھی یہی کہہ رہی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں فلاں صوبے میں میرا مینڈیٹ چرایا، فلاں میں میرا چرایا. تو بات یہ ہے کہ اگر انتخابات 2024 میں صحیح نہیں ہوئے تو پھر آپ حکومت میں کیوں چلے گئے؟ پھر آپ اس پہ آتے، آپ بات کرتے، بیٹھتے، دوبارہ انتخابات کی طرف لے جاتے ہیں ملک کو. لیکن یہ کہ آج انتخابات درست ہیں، اس وقت انتخابات غلط ہیں. میں کل بھی، میری پارٹی بھی اور ہم بھی وہی کھڑے تھے کہ انتخابات درست نہیں ہیں، اور آج بھی وہی کھڑے ہیں کہ انتخابات درست نہیں ہیں. میرے دونوں دوست ہمیں چھوڑ کے جا کے حکومت میں بیٹھ گئے. آپ نہیں سمجھتے کہ نون لیگ کو مولانا کے تحفظات دور کرنا چاہیے تھے؟ حالانکہ نون لیگ جب شکنجے میں تھی تو مولانا نے ان کا ساتھ دیا اور شکنجے سے مولانا کو مسلم لیگ نون کو نکالا. دیکھیے، نون لیگ کو تو بہت سے فائدے ہمارے ملے اس سے، جس کو ساتھیوں نے مختلف نام دیے. حالانکہ حقیقت ایسا نہیں ہے، پر اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. جب آپ کوئی اپوزیشن تحریک چلاتی ہے تو کسی نہ کسی پارٹی کو کسی نہ کسی حد تک فائدہ ہوتا ہے، تو اس تحریک کا حصہ ہوتے ہیں. اس کا فائدہ مسلم لیگ نون کو بھی ملا، پیپلز پارٹی کو بھی ملا. پیپلز پارٹی کی قیادت آپ کو یاد ہوگا کہ ملک سے باہر چلی گئی تھی، دبئی بیٹھے ہوئے تھے، کہیں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ تو آیا گلگت بھی گئے تھے. تو اسی طرح نون لیگ کی قیادت بھی ملک سے باہر چلی گئی تھی. ہم نے اس تحریک کو چلایا، لیکن الیکشن کے دوران میں ہی ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی آنکھیں پھیر لی، نون لیگ نے بھی آنکھیں پھیر لی. جو کہ ہمیں پنجاب اور سندھ کی حد تک ان دونوں پارٹیوں سے تعاون چاہیے تھا. کہ پی کے اور بلوچستان میں نہ ان کی سے ہے نہ بنتی ہے، اور وہاں وہ زبردستی اگر چند وڈیروں کو ساتھ ملا کے کر لیتے ہیں، تو ہمیں ان دو صوبوں میں چاہیے تھا. دونوں صوبوں میں ہم سے انہوں نے پہلو تہی کی، اور وہ جو ہماری جو اتنی ایک محبت اور پیار اور اکٹھا ہوا تھا میرے ورکر کا، اس کو ٹھیس پہنچی. تو یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی تو کی ہے. چلیے، آخری سوال ہے جی، 2025 میں دیکھتے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائے گا یا جیل میں رہے گا، سزائیں ہوں گی، کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان کا مسئلہ اس وقت میں سمجھتا ہوں عدالتوں کے اندر ہے، اور بہت سی چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، بہت سے مقدمات کو فیس کر رہے ہیں. اس طرح کے مقدمات میاں نواز شریف صاحب بھی فیس کرتے رہے ہیں. آصف علی زرداری بھی 6-7 سال شاید آپ کو یاد ہو جیل میں رہے ہیں. اسی طرح کے مقدمات تھے. سیاستدان 11 سال سیاستدان ملک میں یہ ہوتا رہتا ہے، ان کے خلاف مقدمات بنتے رہتے ہیں، عدالتوں کو فیس بھی کرتے رہتے ہیں. اور میرا خیال ان کے پاس بہترین وکلاء کی ٹیم ہے، اور اگر ان کے وکلاء کی ٹیم بہترین انداز میں اپنے مقدمات لڑے گی تو میں سمجھتا ہوں وہ رہا ہو سکتے ہیں. اور ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے وکلاء کی بہترین ٹیم کے اوپر اور ان کے مقدمہ لڑنے کی صلاحیت کے اوپر. جی، بہت شکریہ جناب اسلم غوری صاحب، آپ کے وقت آپ نے ان کی گفتگو سنی. امید ہے جو ہمارے سوالات ہیں اور ان کے جو جوابات ہیں وہ آپ کو شاید 100% تو مطمئن نہ کر پائیں،
لیکن جو ہمارے ذہن میں سوالات آئے ان کے جوابات بھی آپ نے سن لیے ہیں، تو اب فیصلہ جو ہے وہ اب آپ کے ہاتھ میں۔ M2M دیکھتے رہیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔